हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है न्यूमेरिकल्स करने वाले करंट इलेक्ट्रिसिटी पे। और न्यूमेरिकल्स जो है इनके थ्रू मैं आप लोगों को कुछ कॉन्सेप्ट्स वगैरह समझाऊंगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है। अलग अलग ऑब्जेक्ट्स का हम लोग जो है रेजिस्टेंस वगैरह कैलकुलेट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है कि यू हैव टू फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। ए और बी पॉइंट जो है वो दिस पॉइंट इज़ ए एंड दिस पॉइंट इज़ बी। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है इफ़ द रेजिस्टिविटी वेरीज विद डिस्टेंस x एज दिस अलोंग द लेंथ। जो लेंथ के अलोंग रेजिस्टिविटी जो है वो चेंज हो रही है, जैसे जैसे डिस्टेंस चेंज होगा वैसे वैसे रेजिस्टिविटी चेंज होगी। तो हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग जो है स्मॉल लेंथ कंसिडर करेंगे और इस लेंथ का रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे कि भाई कितना है। जैसे यहाँ पे डायग्राम के थ्रू मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, देखो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इधर साइड से एट अ डिस्टेंस x एक स्मॉल लेंथ कंसिडर करिए dx। इस dx लेंथ का हम लोग रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे पहले, और फिर हम लोग जो है इंटीग्रेट करेंगे टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि हमें ये पता करना है कि रेजिस्टेंसेस सारे सीरीज़ में होंगे या पैरेलल में होंगे। तो उसके लिए क्या करना है, देखो जैसे ये पॉइंट ए गिवन है और ये पॉइंट बी गिवन है, तो जो भी आप स्मॉल लेंथ ले रहे हो dx, उसका जो रेजिस्टेंस होगा वो हमेशा अलोंग ए बी होगा। जो ए बी की तरफ लाइन है उसके अलोंग रेजिस्टेंस बनाना है, परपेंडिकुलर नहीं बनाना, ठीक है। तो आप जब रेजिस्टेंस बनाओगे यहाँ पे स्मॉल लेंथ dx का, तो ऐसे जितने भी dx लोगे अलग अलग उनका रेजिस्टेंस भी ऐसे होगा। तो ये देखने से पता चल रहा है कि सारे रेजिस्टेंस जो है वो सीरीज़ में है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग डिसाइड करेंगे कि रेजिस्टेंसेस सीरीज़ में होंगे या पैरेलल में होंगे। तो यहाँ पे ये जो स्मॉल लेंथ है dx, इसका रेजिस्टेंस मैं फाइंड कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं लिखूँगा रेजिस्टेंस of the elemental length dx is, जो स्मॉल लेंथ कंसिडर कर रहे हैं हम लोग, ये dx जो स्मॉल लेंथ है इसका रेजिस्टेंस कितना होगा। तो भाई स्मॉल लेंथ के रेजिस्टेंस को dr नाम देते हैं। दिस इज रो लेंथ है इसका dx, तो रो l अपॉन एरिया जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये यहाँ पे जितना भी एरिया होगा वो दैट इज़ b इंटू एच। तो एरिया है हमारा b इंटू एच, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा नीचे b इंटू एच। ये इतना सा रेजिस्टेंस है dx लेंथ का, तो पूरे l लेंथ का रेजिस्टेंस कितना। तो टोटल रेजिस्टेंस के लिए हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। देयरफॉर रेजिस्टेंस ऑफ द एंटायर क्यूबॉइड इज, क्योंकि हमें पता है कि सारे रेजिस्टेंस सीरीज़ में है, तो हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे r इज़ इंटीग्रेशन ऑफ dr। अगर ये पैरेलल में होते हैं तो हम लोग ऐसे लिखते हैं 1/r इज़ इंटीग्रेशन 1/dr, क्योंकि हमें पता है कि पैरेलल में जो फॉर्मूला होता है 1/r इक्विवेलेंट दैट इज़ 1/r1 प्लस 1/r2 एंड सो ऑन सो फॉर्थ, ठीक है। तो अभी सीरीज़ में है तो हमने लिख दिया r इज़ इंटीग्रेशन dr। ये हो जाएगा इंटीग्रेशन dr की वैल्यू रख दो, दिस इज रो dx अपॉन b इंटू एच। अब रो की वैल्यू रख दो और इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x हो रहा है, तो x की मिनिमम वैल्यू विल बी 0 एंड मैक्सिमम वैल्यू इज l, है ना। आप देख सकते हो यहाँ पे जो x है उसकी मिनिमम वैल्यू 0 कर दो और मैक्सिमम वैल्यू l कर दो, है कि नहीं। तो हमारे लिमिट्स जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे 0 से लेके l तक। अब हम लोग रो की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा दिस इज इक्वल टू रो की वैल्यू है पी एक्स प्लस क्यू। पी और क्यू यहाँ पे कांस्टेंट है, ठीक है, और बी एच जो है वो भी कांस्टेंट है, तो हम उसको बाहर निकाल देते हैं। इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू l, तो ये हो जाएगा, देखो p कांस्टेंट है साइड में रखा, x का इंटीग्रेशन x²/2 प्लस q कांस्टेंट है उसको साइड में रखो, और 1 का इंटीग्रेशन दैट इज x, लिमिट्स 0 टू l।
ठीक है। तो L रखेंगे तो हमको मिल जाएगा दिस इज PL²/2 प्लस QL। 0 रखेंगे तो 0 मिलेगा, ठीक है, 1/BH। ये हो गया हमारा टोटल रेजिस्टेंस जो हमें फाइंड करना था क्यूबॉइड का। तो इस तरीके से हम लोग करेंगे। तो ध्यान रखना, अगर रेजिस्टिविटी चेंज हो रही है लेंथ के अलॉन्ग तो हम लोगों को स्मॉल लेंथ कंसिडर करके पहले उसका रेजिस्टेंस निकालना, फिर बाकी सबका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इसी तरीके का क्वेश्चन है, पर यहाँ पे रेजिस्टिविटी जो है क्वेश्चन में गिवन है कि रेजिस्टिविटी वेरीज विथ डिस्टेंस x अलोंग द क्रॉस सेक्शन। अब ये जो क्रॉस सेक्शन है इसके अलोंग रेजिस्टिविटी वेरी कर रही है, ठीक है। वो भी वैल्यू हमें सेम दी हुई है px + q। तो कैसे फाइंड करेंगे, चलो देखते हैं। सबसे पहले देखो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से x डिस्टेंस पे एक स्मॉल लेंथ कंसिडर करिए dx, ठीक है। तो ये पोर्शन का रेजिस्टेंस हमें फाइंड करना है। बच्चों देखो, मैंने आप लोगों को कहा था कि जब भी हम लोग रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं छोटे से पोर्शन का, तो हमें a और b के अलोंग उसका रेजिस्टेंस बनाना होता है। तो a यहाँ पर है, b यहाँ पर है, तो ये जो स्मॉल लेंथ है dx, ठीक है, dx इतनी लेंथ है, इसका जो रेजिस्टेंस है हम लोग a और b के अलोंग बनाएंगे। मतलब हम लोग इस तरीके से रेजिस्टेंस बनाएंगे, ठीक है। इसके ऊपर अगर मैं यहाँ पे और एक स्मॉल लेंथ लेता हूँ तो उसका रेजिस्टेंस भी ऐसे बनेगा a और b के अलोंग। फिर और लेंथ लेंगे इस तरीके से, तो यहाँ पे सारे के सारे रेजिस्टेंस जो है वो काहे में आएंगे, पैरेलल में आएंगे, ठीक है। तो बस हमें ये ध्यान में रखना, और कुछ नहीं। सिमिलर अप्रोच होगी हमारी, ठीक है। स्मॉल लेंथ जो है उसका रेजिस्टेंस पहले निकालेंगे। तो रेजिस्टेंस ऑफ एलिमेंटल पोर्शन लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पे लेंथ नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि अगर आप देखोगे तो ये दो पॉइंट के बीच में अगर हमें रेजिस्टेंस फाइंड करना तो ये लेंथ होती है, और ये जो शेडेड पोर्शन है इस साइड का ये क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना बच्चों, जब भी आपको जैसे मान लो कि ये इस तरीके से है कंडक्टर, तो आपको अगर ये दो पॉइंट्स के क्रॉस रेजिस्टेंस फाइंड करना है तो ये लेंथ हो जाएगी और ये हो जाता है क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब आप इसको अगर स्ट्रिप के फॉर्म में करोगे, ठीक है, तो क्या होगा कि भाई अगर आपको ये दो पॉइंट पे रेजिस्टेंस फाइंड करना है तो ये लेंथ हो जाएगी और ये जो है ये एरिया होगा आपका। वही हमको यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। तो मैं लिखूँगा रेजिस्टेंस इज रो, लेंथ है हमारी L, और एरिया जो हो जाएगा वो हो जाएगा, देखो ये B दिया हुआ है और ये dx है, तो B इंटू dx, ठीक है। तो एरिया इज B इंटू dx। ये तो हो गया हमारा रेजिस्टेंस स्मॉल पोर्शन का। अब हमें टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करना, तो इसको इंटीग्रेट करना है। टोटल रेजिस्टेंस ऑफ क्यूबॉइड इज, देखो क्योंकि ये सब पैरेलल में है तो हम लोगों को अगर टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करना है तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे 1/R इक्वलेंट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1/dr, ठीक है। और इंटीग्रेशन ऑफ 1/dr हम लोग करेंगे तो 1/dr की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो तो ये हो जाएगा b dx अपॉन रो इंटू एल। क्योंकि फिर से विद रिस्पेक्ट टू x हो रहा है तो x के जो लिमिट्स हैं वो रख दो, मिनिमम वैल्यू इज़ 0, मैक्सिमम वैल्यू इज़ h। तो यहाँ पे लिमिट्स हो जाएंगे 0 से लेके h तक। सामने 1/R इक्विवेलेंट लिखना मत भूलना, ठीक है।
रो की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं, बी कांस्टेंट उसको बाहर निकाल दिया और एल कांस्टेंट उसको भी बाहर निकाल दिया। ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन पी एक्स प्लस क्यू, और इसका इंटीग्रेशन होगा फ्रॉम 0 टू h। ठीक है, दिस इज इक्वल टू बी अपॉन एल। 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन log x होता है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन पी एक्स प्लस क्यू, क्या हो जाएगा log ऑफ पी एक्स प्लस क्यू, और पी एक्स प्लस क्यू का डिफरेंशिएशन होता है p, तो हम लोग इसको p से डिवाइड करेंगे। लिमिट्स 0 टू h, इस p को भी बाहर निकाल दो, तो ये हो जाएगा b अपॉन एल पी, और फिर हमें मिलेगा दिस इज log ऑफ, देखो यहाँ पे जब हम लोग h रखेंगे तो हमें मिलेगा log ऑफ पी एच प्लस क्यू, और 0 रखेंगे तो हमें मिलेगा log q। ज़्यादा जल्दीबाजी हो रही थी। ठीक है, तो बस हमारा आंसर आने वाला है b अपॉन एल पी। ये हो जाएगा log a माइनस log b इज पी एच प्लस क्यू अपॉन क्यू, नेचुरल लॉग है ध्यान रखना, और सामने है 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट। ये मत भूलना बच्चों, आप लोग इंटीग्रेशन वगैरह तो कर दोगे, तो यहाँ से आर इक्विवेलेंट की वैल्यू हमें मिल जाएगी, दिस इज एल पी अपॉन बी लॉग ऑफ पी एच प्लस क्यू अपॉन क्यू। ये फाइनल आंसर है। तो इस तरीके से जब पैरेलल में होती है चीज़ें तो हम लोग आर इक्विवेलेंट ऐसे फाइंड करते हैं। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और होप आप लोगों को सब समझ में आया हो, और अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। अब देखो, अब जो 2 क्वेश्चन हमने देखे उसका जो सिंपल वर्जन है, एकदम इजी क्वेश्चन है, वो हमारे सामने है। ठीक है, क्वेश्चन में हमें पूछा है कि रेक्टेंगुलर ब्लॉक हैविंग डायमेंशंस दिस, यू हैव टू फाइंड द रेजिस्टेंस अक्रॉस इट्स स्क्वायर, फर्स्ट स्क्वायर रेक्टेंगुलर फेसेस एंड सेकंड ऑपोजिट रेक्टेंगुलर फेसेस। तो पहले स्क्वायर फेसेस पे हमें फाइंड करना और फिर रेक्टेंगुलर फेसेस पे फाइंड करना रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस गिवन है। तो देखो स्क्वायर फेसेस पे आप लोग कर लेना। स्क्वायर फेसेस पे जब आप लोग करोगे तो आपको लेंथ जो है जो गिवन है वो लेनी है, और एरिया जो है आप ये लोगे। ठीक है, ये तो मैंने स्क्वायर का आप लोगों को बता दिया, ये आप लोगों पे छोड़ देता हूँ। अब बात करेंगे रेक्टेंगुलर फेसेस के, तो मैं सबसे पहले सेकंड सॉल्व कर रहा हूँ कि रेक्टेंगुलर फेसेस में क्या होने वाला है। अगर बच्चों आप ऊपर वाला और नीचे वाला जो रेक्टेंगुलर फेस है वो लेते हो तो लेंथ ये हो जाती है। ठीक है, और क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो ये शेडेड पोर्शन हो जाएगा, दिस इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया। आई बात समझ में? तो यहाँ पे हम लोग रेजिस्टेंस लिखेंगे, दिस इज रो एल अपॉन ए। रो की वैल्यू गिवन है, दिस इज 50 इंटू 10⁻⁸, और लेंथ हम लोग लिखेंगे 0.01 मीटर, ये लेंथ इज दिस, डिवाइडेड बाय जो एरिया है ये हो जाएगा 0.5 इंटू 0.01, लेंथ इंटू ब्रेथ कर दिया हमने। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है 0.5 और ये 0.01, एरिया निकाल लिया। बस इसको सॉल्व कर लो, हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पे ये 0.01 कैंसिल हो जाएगा, और 5 और ये कैंसिल होगा तो 100 हो जाएगा। दिस इज 10⁻⁻6 ओम। तो इतना रेजिस्टेंस है बिटवीन द रेक्टेंगुलर फेसेस, और स्क्वायर फेसेस का आप लोग खुद से निकाल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे सामने है वो है कि अ फिगर शोज अ कंडक्टर ऑफ लेंथ एल। यहाँ पे कंडक्टर दिया हुआ है, उसकी लेंथ एल है, इट इज कैरिंग अ करंट आई हैविंग अ क्रॉस सेक्शन
सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, ठीक है। द रेडियस वेरीज फ्रॉम ए टू बी, assuming that L is greater than B minus A, calculate the current density at a distance x from left end। तो यहाँ पे बच्चों हमें क्या करना है कि इधर से at a distance x हमें करंट डेंसिटी फाइंड करनी है। तो फिर से हम लोग सेम कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। इधर से at a distance x हम लोग जो है एक एलिमेंटल लेंथ कंसिडर करेंगे, ठीक है, और इसका हम लोग जो है रेजिस्टेंस नहीं, इसका हम लोग रेडियस निकालने की कोशिश करेंगे। क्यों रेडियस निकालेंगे बच्चों? हमें फाइंड करना है करंट डेंसिटी, और करंट डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है, करंट डेंसिटी इज़ नथिंग बट करंट पर यूनिट एरिया। करंट जो है वो कांस्टेंट है। कोई भी, मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज भी होता है, जैसे यहाँ पे एरिया कम है, यहाँ पे एरिया ज़्यादा है, तो भी करंट सेम होता है। मतलब करंट जो है वो हमारा आई है वो सेम होगा कहीं पे भी। एरिया बस हमें फाइंड करना है एट अ डिस्टेंस एक्स। तो एट अ डिस्टेंस एक्स अगर हम एरिया निकालना है हमें, तो बस हमें रेडियस निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो मैं ये पोर्शन कंसिडर कर रहा हूँ, इसका मुझे रेडियस फाइंड करना है, ठीक है। तो रेडियस फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो थोड़ा मैं इसको जूम करता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से रेडियस समझा सकूँ। देखो, सपोज़ ये जो लेंथ है ये तो हमें L गिवन है ना, दिस लेंथ इज L। ये हाइट जो है वो हो जाएगी B माइनस A। अगर आप देखोगे तो ये हो जाएगा B माइनस A, ठीक है। दिस इज L, और ये जो पोर्शन है यहाँ से लेके यहाँ तक ये A है, A के बराबर। इसको मैं y लिख देता हूँ, और ये हमने ऑलरेडी यहाँ पे x लिखा हुआ है, ठीक है। तो टेन थीटा की मैं वैल्यूज़ निकालूंगा दो बार। एक बार टेन थीटा हो जाएगा 10 अपॉन पूरा 10, और एक बार हो जाएगा y अपॉन x, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पहले तो लिख देता हूँ, ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। एरिया को हम लोग लिख देंगे पाई आर स्क्वायर, और आर हमें फाइंड करना है, इसको इक्वेशन नंबर 1। देखो, टेन थीटा इज बी माइनस ए अपॉन एल, और ये हो जाएगा y अपॉन एक्स। तो यहाँ से मुझे y की वैल्यू मिल जाएगी, y हो जाएगा दिस इज x इंटू बी माइनस ए अपॉन एल, ठीक है। ये y की वैल्यू मिल गई। तो रेडियस कितना हो जाएगा? देयरफॉर द रेडियस ऑफ द रिंग इज, जिसको मैंने r लिया है, वो एक्चुअली अगर आप देखोगे डायग्राम में, तो जो रेडियस है वो है a प्लस वाई, ठीक है। इतना रेडियस है टोटल। तो हम लोग रेडियस को लिखेंगे दिस इज a प्लस वाई, और y की वैल्यू रख दो, दिस इज a प्लस एक्स इंटू बी माइनस ए अपॉन एल। रेडियस मिल गया, इक्वेशन नंबर 1 में सब्सटीट्यूट कर दो। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 J इज इक्वल टू करंट अपॉन पाई, रेडियस का जो पूरी बड़ी सी वैल्यू है वो पूरी यहाँ पे रख के स्क्वायर कर देंगे। दिस इज a प्लस एक्स इंटू बी माइनस ए अपॉन एल का स्क्वायर। ये हमारा फाइनल आंसर है, और ये आंसर इसीलिए है क्योंकि जो चीज़ें क्वेश्चन में हमें गिवन थी, करंट गिवन था हमें, ए गिवन था, बी गिवन था, एल गिवन था, एक्स हमें गिवन नहीं था ना क्वेश्चन में। एक्स तो हमने खुद से लिया, तो एक्स क्यों आ रहा है यहाँ पे? एक्स, हाँ गिवन था, सॉरी, एट अ डिस्टेंस एक्स गिवन था, ठीक है। तो एक्स भी आएगा। तो ये जो है हमारा आंसर है बच्चों, करंट डेंसिटी का एट अ डिस्टेंस एक्स। और इसमें अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो आप कमेंट पे मेंशन कर सकते हो। और मेरे ख्याल से काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था ये, बस हम लोगों को जो है मेन था यही कि रेडियस फाइंड करो। रेडियस फाइंड करोगे आपका आंसर आ जाएगा।
और ये रेडियस जो हमने फाइंड किया है इसको हम लोग आने वाले कुछ क्वेश्चन में यूज़ करने वाले हैं, ठीक है, एक आध क्वेश्चन में। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों वो ये कहता है कि यू हैव टू फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ दिस शेल और से hollow sphere having inner and outer radius A and B. Inner radius A है, outer radius B है, resistivity is constant, resistivity rho given है, हमें फाइंड करना है रेजिस्टेंस, ठीक है। मतलब अगर मैं यहाँ पे बोलूँ तो कोई भी अंदर एक पॉइंट ले लो और ये पॉइंट के बीच में हमें टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे अगर आप बैटरी कनेक्ट करते हो, ये दो पॉइंट के बीच में अगर आप बैटरी कनेक्ट करते हो तो करंट जो है वो रेडियली आउटवर्ड्स अलोंग द रेडियस जो है वो करंट फ्लो करता है, ठीक है, ध्यान रखना पूरे में अलोंग द रेडियस फ्लो करता है। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ किस तरीके से, देखो ये रहा, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये बैटरी कनेक्टेड है एक इनर पॉइंट और एक आउटर पॉइंट के बीच में, और इस तरीके से रेडियली आउटवर्ड्स जो है करंट का डायरेक्शन होता है। हमें तो अभी रेजिस्टेंस फाइंड करना है, तो हम लोग क्या करेंगे ध्यान दो, तो मैं अभी इसको हटा देता हूँ, ठीक है। आप लोगों को पता चल गया होगा किस तरीके से करंट फ्लो हो रहा है, और मैं यहाँ पे इसको थोड़ा जूम करता हूँ, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, सबसे पहले सेंटर से एट अ डिस्टेंस x, ठीक है, सेंटर से एट अ डिस्टेंस x मैं एक यहाँ पे लूँगा शेल जैसा, ठीक है, एक शेल कंसिडर करूँगा। सेंटर से x डिस्टेंस पे मैं एक शेल कंसिडर करने वाला हूँ, और ये जो शेल है इसका विड्थ होगा dx, ठीक है। तो शेल के लिए मैं यहाँ पे फिर दूसरा हम लोग जो है एग्जैक्ट है, तो बच्चों मेरे ख्याल से अभी बेटर है, ठीक है। तो हम लोग ने यहाँ पे जो विड्थ कंसिडर करी है, दिस विड्थ इज dx, ये जो विड्थ है उसको dx लिया है, और सेंटर से ये डिस्टेंस x है और यहाँ पे विड्थ dx लिया है, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को क्या कहा था, मैंने आप लोगों को कहा था कि जब हमें a और b पॉइंट पे रेजिस्टेंस अगर हमें फाइंड करना हो तो जो भी इस स्मॉल पोर्शन का रेजिस्टेंस होगा हम अलोंग a और b बनाएंगे। जैसे ये b है, ये पॉइंट a है, तो जो भी रेजिस्टेंस आएगा वो हम लोग अलोंग a और b लिखेंगे। तो यहाँ पे जितने भी अलग अलग शेल्स कंसिडर करोगे तो सबका रेजिस्टेंस जो है वो इस तरीके से हो जाएगा, तो सारे रेजिस्टेंस काय में आ जाएंगे, सीरीज़ में, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले जो पोर्शन है इसका हम लोग रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं, ठीक है। तो देखो रेजिस्टेंस ऑफ द एलिमेंटल शेल इज, तो रेजिस्टेंस कितना होगा, स्मॉल रेजिस्टेंस इज रो, लेंथ है dx, ठीक है, और जो एरिया है वो हो जाएगा 4 पाई एक्स स्क्वायर, ठीक है, एरिया हो जाएगा 4 पाई एक्स स्क्वायर। इतना रेजिस्टेंस है इस शेल का, तो पूरे जो शेल है जिसका इनर रेडियस a और आउटर रेडियस b है उसका रेजिस्टेंस कितना होगा। देयरफॉर the total resistance of the given shell,
total resistance of the given shell is, total रेजिस्टेंस हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी आर, दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ, ये हो जाएगा रो इंटू डी एक्स अपॉन 4πx², ठीक है। x की मिनिमम वैल्यू इज a एंड मैक्सिमम वैल्यू इज b, ठीक है। तो रो हमारा कांस्टेंट है, 4π कांस्टेंट है, 1/x² का इंटीग्रेशन हो जाएगा -1/x, लिमिट रख दो a टू b, तो ये हो जाएगा दिस इज रो अपॉन 4π 1/a माइनस 1/b। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था, बस आप लोगों को जो है वो पता होना चाहिए कि किस तरीके से हम लोग शेल का रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं और फिर उसको इंटीग्रेट कर दो, ठीक है। लेंथ और एरिया मेन है कि भाई किसको हम लोग लेंथ लेते हैं और किसको हम लोग एरिया लेते हैं, वो बस पता होना चाहिए। और वो पता करने के लिए क्या करना है, तो देखो जैसे हमें रेजिस्टेंस जो है, ध्यान देना ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट ए है ना, तो हमें ये दो पॉइंट के बीच में अगर रेजिस्टेंस फाइंड करना तो हम ये लेंथ लेते हैं ना, ये लेंथ हो जाता है और इधर साइड जो भी होगा क्रॉस सेक्शन वो एरिया। अभी हमने क्या किया गिवन केस में कि भाई जैसे ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट ए है, हमने यहाँ पे स्मॉल लेंथ ली डी एक्स या स्मॉल शेल लिया डी एक्स, तो अब हमें ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच में रेजिस्टेंस चाहिए, तो हमारा लेंथ जो है वो डी एक्स हो जाएगा और क्रॉस सेक्शनल एरिया हमारा हो गया 4πx², क्योंकि वो सब जगह है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इजी क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहता है कि हमें रेजिस्टेंस फाइंड करना बिटवीन द एंड्स, ठीक है। एंड्स मतलब ये पॉइंट ले लो यहाँ पे एक और इधर साइड एक पॉइंट ले लो, ये दो पॉइंट के अक्रॉस हमें रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो अब क्या है यहाँ पे, ये जो कंडक्टर है इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है, ये सेंटर में जो डॉटेड पोर्शन है वो, और ये बाहर जो सॉलिड पोर्शन दिख रहा है वो, ठीक है। इनर रेडियस आर है, आउटर रेडियस कैपिटल आर है, 2r है, सॉरी 2r है, ठीक है। इसका अंदर वाला जो पोर्शन है उसकी डेंसिटी रेजिस्टिविटी 2 रो दी हुई है और बाहर वाले की रेजिस्टिविटी रो है, लेंथ इज l, है ना। तो हमें रेजिस्टेंस फाइंड करना है, तो रेजिस्टेंस हम कैसे फाइंड करेंगे, तो देखो हमें पता है कि जिन दो एंड्स पे हम रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं वो रेजिस्टेंस वहाँ पे लगता है। तो डॉटेड पोर्शन का अगर रेजिस्टेंस निकालूंगा तो मैं यहाँ लगा दूंगा, दिस इज से R1, और जो सॉलिड पोर्शन है बाहर का उसका रेजिस्टेंस फाइंड करूँगा R2, तो वो भी मैं यहीं लगा दूंगा, दिस इज R2। मतलब ये दोनों रेजिस्टेंस जो हैं वो पैरेलल में, ठीक है। तो फाइंड करता हूँ मैं पहले डॉटेड वाला जो सिलेंडर है उसका रेजिस्टेंस, ठीक है। तो रेजिस्टेंस ऑफ डॉटेड सिलेंडर, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो L/A। तो R1 जो है वो जाएगा, रो इसका रेजिस्टिविटी इज 2 टाइम्स रो, तो ये हो गया रो, और लेंथ L गिवन है, और एरिया जो है वो हो जाएगा पाई कैपिटल R², क्योंकि जो आप डॉटेड पोर्शन देख रहे हो उसका रेडियस इज कैपिटल R, तो एरिया इज 10। ये हमारा रेजिस्टेंस आ गया, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब हम लोग फाइंड करेंगे सेकंड, रेजिस्टेंस ऑफ शेडेड सिलेंडर, ठीक है। तो उसके रेजिस्टेंस को हम लोग R2 नाम दे रहे हैं, उसकी रेजिस्टिविटी रो है, आप देख सकते हो कि जो शेडेड पोर्शन है उसकी रेजिस्टिविटी रो है, लेंथ इज सेम, पर जो एरिया होगा बच्चों वो एरिया सिर्फ ये बाहर वाला पोर्शन ही लेना है, मतलब पूरे एरिया में से ये अंदर वाला एरिया माइनस करना है। तो पाई 2r का स्क्वायर माइनस पाई r², ठीक है। तो ये हो जाएगा रो L अपॉन पाई इंटू 2r का स्क्वायर
माइनस पाई आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा रो एल अपॉन 4 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब क्योंकि ये दोनों पैरेलल में है तो आर इक्विवेलेंट जो है वो हो जाएगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। जो भी कॉमन है उसको आप लोग यहाँ पे एक बार लिख सकते हो, दिस इज रो एल अपॉन पाई आर स्क्वायर कॉमन है, उसको मैंने एक बार लिख दिया, और बाकी को हम लोग जो है इस फॉर्मूला के हिसाब से लिखेंगे। तो R1 R2 में R1 में क्या बचा है 2 और R2 में क्या बचा है 1/3। तो ये हो गया R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। इसको सॉल्व करेंगे हमें मिलेगा दिस इज रो एल अपॉन पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा दिस इज 2/3 और नीचे हो जाएगा 7/3, तो ये हो जाएगा 2/7। ठीक है। और हमें यहाँ पे गिवन है कि रो एल अपॉन पाई आर स्क्वायर की जगह आप आर नॉट रख सकते हो। तो रो एल अपॉन पाई आर स्क्वायर की जगह मैं आर नॉट रखूँगा तो मुझे आंसर मिल जाएगा दिस इज 2r0 अपॉन 7। मस्त 7 लिखा ना मैंने, अब बेटर है। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। अब मेरे ख्याल से आप लोगों को जो है अलग अलग चीज़ों का रेजिस्टेंस जो है फाइंड करना आ गया होगा अच्छे से। तो और भी हमारे पास क्वेश्चंस हैं रेजिस्टेंस के ऊपर कि भाई ये जो सिलेंडर है इसका भी इनर रेडियस ए और आउटर रेडियस भी अलोंग द एंड्स, तो ये मैं आप लोगों को छोड़ देता हूँ। और इनर सरफेस और आउटर सरफेस पे अगर हमें फाइंड करना है तो हम लोग क्या करेंगे ये हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, देखो बच्चों, जो फर्स्ट पोर्शन है उसको मैं फिर से एक बार बता देता हूँ कि अगर आप एंड्स पे फाइंड करोगे, मतलब आप इस एंड पे और इस एंड पे रेजिस्टेंस फाइंड करोगे, तो ये आप लोगों को लेंथ लेनी पड़ेगी, और जो एरिया है वो आप ये शेडेड पोर्शन लोगे, क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए कर दो, आप लोगों का आंसर आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट वाला हो गया। सेकेंड वाला अभी हम लोग देख लेते हैं। सेकेंड वाले में ऐसा बोला है कि हमें इनर और आउटर सरफेस के बीच में फाइंड करना है, मतलब इनर सरफेस पे यहाँ पे दिस पॉइंट इज ए, या आप इधर भी ले सकते हो कि भाई दिस पॉइंट इज ए एंड दिस पॉइंट इज बी। ये ए और बी के बीच में आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो हम लोग फिर से क्या करेंगे, फिर से एट ए डिस्टेंस x एक स्मॉल सिलेंडर कंसिडर करेंगे। ठीक है, हॉलो सिलेंडर हैविंग विड्थ dx। एक छोटा सा हॉलो सिलेंडर लेंगे हम लोग जिसके विड्थ जो है वो dx है, ऐसा। और आप चाहो तो इधर साइड ऐसे पूरा बना सकते हो। ठीक है, इस तरीके से दो आपको बनाने पड़ेंगे क्योंकि ये हॉलो सिलेंडर है, और सेम चीज़ इधर साइड भी बना सकते हो। ठीक है, तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा किस तरीके से हमारा सिलेंडर बना है। ठीक है भाई, फिर इसको क्यों हम लोग छोड़ रहे हैं, इसको भी हम लोग पूरा कर देते हैं। ठीक है, चलो हो गया, थोड़ा गंदा हुआ है पर चला लेना। जो हम लोग अब कंसिडर कर रहे हैं स्मॉल dx, तो बच्चों उसकी लेंथ जो है वो dx होगी, जो रेजिस्टेंस होगा। क्योंकि ये पॉइंट B है और ये पॉइंट A है और हमने dx ऐसे कंसिडर किया है, तो ये लेंथ होगी। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि भाई ये जो पॉइंट है ये B है, ये पॉइंट A है, और यहाँ पे ऐसे dx है ऐसे। ठीक है, तो वो लेंथ होगी, और एरिया जो है यहाँ पे जो सिलेंडर है पूरा उसका कर्व्ड सरफेस जो होगा वो एरिया होगा। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कि रेजिस्टेंस ऑफ
elemental cylinder of width dx is स्मॉल रेजिस्टेंस हो जाएगा, दिस इज रो, लेंथ की जगह dx, और एरिया हो जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया, दैट इज 2 पाई आर एच। एच यहाँ पे लेंथ है, दैट इज l, और मेरे ख्याल से ये लेंथ जो है क्वेश्चन में गिवन है ट्यूब ऑफ लेंथ l, है ना। तो हम लोग यहाँ पे इसकी टोटल लेंथ जो है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको हम लोग l बता देते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे जो है रेजिस्टेंस फाइंड कर लिया है, किसका, स्मॉल पोर्शन का। तो टोटल के लिए हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, आप x को देख सकते हो, x की मिनिमम वैल्यू विल बी a एंड मैक्सिमम वैल्यू इज b। x हमने सेंटर से लेना है तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। हाँ, x शुड बी फ्रॉम द सेंटर, तभी हम लोग जो है 2 पाई आर एच में यहाँ पे ये रेडियस है, तो रेडियस सेंटर से होगा, ठीक है। तो x जो है हमारा डिस्टेंस है, दैट इज फ्रॉम द सेंटर। तो ये हो जाएगा x की मिनिमम वैल्यू अब हमारी हो जाएगी a और मैक्सिमम वैल्यू इज b। तो लिखूंगा मैं रेजिस्टेंस ऑफ the given cylinder is R is equal to इंटीग्रेशन dr, क्योंकि ये सारी सीरीज में है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन dr दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ रो dx अपॉन 2 पाई एक्स एल, और x की मिनिमम वैल्यू a और मैक्सिमम वैल्यू b। तो हमको यहाँ पे मिल जाएगा, दिस इज इक्वल टू रो कांस्टेंट है, 2 पाई कांस्टेंट है, l कांस्टेंट है, 1 अपॉन एक्स इज log x, a टू b, तो ये हो जाएगा log b बाई a, ये आंसर आ गया, ठीक है। दिस इज रो अपॉन 2 पाई l log b बाई a। ठीक है, तो इस तरीके से जो है सॉल्व करना था। जो सेकंड पार्ट था वो, और फर्स्ट पार्ट जो एंड्स का था मैंने आप लोगों को इनिशियली बता दिया था करना क्या है, ठीक है। चलो अब हमें यहाँ पे फिर से बोला है कि एक फ्रस्टम है, कोन का पोर्शन है, ठीक है, ट्रंकेटेड कोन, कटा हुआ कोन है, और इसका लेंथ l है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ हमें l गिवन है, और हमें बोला गया है कि द रेडियस आर r1 एंड r2, r1 r2 हमारा रेडियस है। अज्यूमिंग यूनिफॉर्म डेंसिटी, करंट डेंसिटी, फाइंड द रेजिस्टेंस बिटवीन द टू एंड्स। तो ये दो एंड्स पे हमें रेजिस्टेंस फाइंड करना है। फिर से हम लोग सेम चीज़ करेंगे जैसे हमने पहले किया था, कि भाई एक साइड से एट अ डिस्टेंस x, यहाँ से एट अ डिस्टेंस x हम लोग एक पोर्शन कंसिडर करेंगे, और उसका रेडियस जो है हम लोग फाइंड करने की कोशिश करेंगे। विड्थ हम लोग dx ले लेते हैं, ठीक है। ठीक है, थोड़ा चला लेंगे। ऊपर से अच्छा बना था नहीं, चलो अब थोड़ा इसको कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं एक्चुअली। पूरा कवर हो गया अभी, है ना। तो x पे हम लोगों ने x डिस्टेंस पे एक स्मॉल विड्थ कंसिडर करी है, दिस विड्थ इज dx। इसका हमें रेडियस फाइंड करना है। सपोज दिस रेडियस इज r, ये जो रेडियस है वो कितना है, r हमें फाइंड करना है। तो r की वैल्यू ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं फर्स्ट या सेकंड न्यूमेरिकल में, ठीक है। तो वो वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो वो वैल्यू हो जाएगी स्मॉल r इज r1 प्लस समथिंग, है ना। ये r1 इतना है,
तो R1 तो होगा ही, प्लस ये होगा, तो ये कितना है, तो फिर से टेन थीटा, सपोज मान लो ये y है और ये x है, तो टेन थीटा इज़ y बाई एक्स एंड टेन थीटा इज़ R2 माइनस R1 अपॉन L। तो यहाँ से हमको y की वैल्यू मिल जाएगी, दिस इज़ इक्वल टू x इंटू R2 माइनस R1 अपॉन L। ये हो गया हमारा रेडियस, ठीक है। अब अगर बच्चों हमें रेजिस्टेंस फाइंड करना है, जो शेडेड पोर्शन हमने लिया है विड्थ dx का, उसका अगर हमें रेजिस्टेंस फाइंड करना है तो क्या करेंगे हम लोग, रेजिस्टेंस ऑफ dx विड्थ, ठीक है, इज जो dx विड्थ की एक्चुअली डिस्क है, ठीक है, इज तो द स्मॉल रेजिस्टेंस इज रो, एल हो जाएगा dx और एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो हो गया रेजिस्टेंस। तो टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, देयरफॉर टोटल रेजिस्टेंस ऑफ कोन, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ ट्रंकेटेड कोन इज, सॉरी बच्चों, इज R इज इंटीग्रेशन dr, क्योंकि ये सब सीरीज में है, ठीक है। ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dr के हम लोग लिखेंगे रो dx अपॉन पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे जो x है उसकी मिनिमम वैल्यू 0 होगी, मैक्सिमम वैल्यू l होगी, रेडियस की बस वैल्यू रखनी, ठीक है। तो ये रो कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, ये हो जाएगा dx अपॉन रेडियस की वैल्यू हो जाएगी R1 प्लस R2 माइनस R1 इंटू एक्स अपॉन L, ठीक है। काफ़ी बड़ी वैल्यू है और ये इसका स्क्वायर है, तो बाकी सब तो ठीक है। तो इंटीग्रेशन 0 टू L, ठीक है। तो बच्चों एक काम करते हैं, यहाँ पे ये R2 माइनस R1 अपॉन L है, उसको मैं K कांस्टेंट ले लेता हूँ, K इज़ R2 माइनस R1 अपॉन L। तो हमारा जो इक्वेशन है थोड़ी सिंपल हो जाएगी, दिस इज़ रो अपॉन पाई, दिस dx अपॉन R1 प्लस kx का स्क्वायर 0 टू L। तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन इज माइनस 1 अपॉन एक्स, मतलब ये हो जाएगा R1 प्लस kx, और kx का डिफ्रेंशिएशन करेंगे k और उसको हम लोग डिवाइड करेंगे, मतलब नीचे आ जाएगा k 0 टू L। माइनस साइन को बाहर निकाल दो, k को बाहर निकाल दो, दिस इज माइनस रो अपॉन पाई k। जब हम लोग L रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन R1 प्लस KL, और 0 रखेंगे तो मिलेगा माइनस 1 अपॉन R1। x के जगह हमने पहले L रखा फिर 0 रखा, ठीक है। तो ये हो जाएगा दिस इज माइनस रो अपॉन पाई k इंटू एल। बच्चों अगर आप यहाँ पे देखोगे तो k इंटू एल की वैल्यू है R2 माइनस R1, k इंटू एल R2 माइनस R1 यहाँ पे रखोगे तो R2 माइनस R1 प्लस R1 दैट इज़ R2। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे, दिस इज़ 1 अपॉन R2 माइनस 1 अपॉन R1। अब माइनस साइन को अंदर रख दो, दिस इज हो जाएगा रो अपॉन पाई k, ब्रैकेट में ये हो जाएगा 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, दिस इज रो अपॉन पाई k R2 माइनस R1 अपॉन R1 इंटू R2। बच्चों यहाँ पे मैं आप लोगों को एक और इजी मेथड बताता हूँ। अब k की वैल्यू आप देख सकते हो, k की वैल्यू है R2 माइनस R1 अपॉन L।
तो मैं अगर R2 माइनस R1 अपॉन एल यहाँ पर रखूँगा, R2 माइनस R1 अपॉन एल, तो R2 माइनस R1 कट जाएगा, एल ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा दिस इज़ रो एल अपॉन पाई R1 इंटू R2। ये फाइनल रेजिस्टेंस है। अब ये जो रेजिस्टेंस है बच्चों, ये हम लोग एक लाइन में भी फाइंड कर सकते थे, और वो कैसे? तो डायरेक्ट फार्मूला यूज़ कर लो, R इज़ इक्वल टू रो एल बाई ए, और ए जो है उसके जगह हम लोग रख देंगे रूट A1 A2, है ना। जब भी इस तरीके से हो, फ्रस्टम ऑफ कोन जो होता है उसका हम लोग एरिया ऐसे फाइंड करते हैं बच्चों, ठीक है। आप लोग A1 A2 क्या है, तो जो एंड्स है उसका एरिया है, ठीक है। यहाँ पे काफ़ी लंबा हो गया ये, जो एंड्स है, ये एंड्स और ये एंड्स, इनका एरिया A2 और A1, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग रखेंगे, तो ये हो जाएगा दिस इज़ इक्वल टू रो एल अपॉन पाई R1 स्क्वायर इंटू पाई R2 स्क्वायर का होल रूट, और हमारा आंसर आ जाएगा दिस इज़ रो एल अपॉन पाई R1 R2, ठीक है। तो आप बोलोगे सर इतनी मेहनत क्यों करवाई? तो भाई कॉन्सेप्ट भी तो पता होना चाहिए, ठीक है, तभी तो अच्छे से कर पाओगे। ओके बच्चों, चलो अब हम लोग जो है कुछ इजी क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, और काफ़ी जो है आप लोगों को टफ क्वेश्चंस मिल गए, ठीक है। कुछ इजी क्वेश्चंस की तरफ पे रुक करते हैं ताकि आप लोगों के वापस थोड़ी एनर्जी आए अच्छी सी। तो यहाँ पे क्या लिखा है, द अमाउंट ऑफ चार्ज पास इन अ टाइम t इज थ्रू अ वायर इज डैश। चार्ज की वैल्यू हमें दी हुई है कि चार्ज इज अल्फा टी माइनस बीटा टी स्क्वायर। अल्फा एंड बीटा कॉन्स्टेंट टू फाइंड द करंट इन टर्म्स ऑफ टाइम। तो करंट कितना होता है, dq बाई dt, ठीक है। डिफ्रेंशिएट करो, ये हो जाएगा अल्फ़ा माइनस 2 बीटा टी, ये हो गया करंट की इक्वेशन। फिर बोला स्केच करंट वर्सेस टाइम का ग्राफ। तो करंट वर्सेस टाइम का ग्राफ अगर आपको बनाना है, तो करंट की जो इक्वेशन है उसको ऐसे लिख दो, -2 बीटा टी प्लस अल्फ़ा, और इसको कंपेयर कर लो y इज़ इक्वल टू mx प्लस सी से। तो आपको मिल जाएगा कि भाई स्लोप जो है दैट इज़ पॉजिटिव, है ना। आप यहाँ पे देख सकते हो कि c इज़ पॉजिटिव अल्फ़ा, तो स्लोप पॉजिटिव है, और सॉरी स्लोप क्या, y इंटरसेप्ट पॉजिटिव है और स्लोप नेगेटिव है। तो यहाँ पे ये पॉजिटिव वैल्यू y की, स्लोप नेगेटिव मतलब ऐसे बनेगा, तो आपकी लाइन जो है वो इस तरीके से बन जाएगी, ठीक है। और इस डायरेक्शन में आप जो है वो करंट को बताओगे, यहाँ पे y एक्सिस पे करंट और x एक्सिस पे हम लोग जो है टाइम को लेंगे, ठीक है। और इतना पोर्शन आप बना दो, क्योंकि हम लोग टाइम को नेगेटिव नहीं ले रहे, ठीक है। इतना बस, ये हो गया आपका करंट का और टाइम का ग्राफ। ओके बच्चों, इस टाइम पे करंट हो गया हमारा 0, बस। तो एक अच्छा क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन जो आप लोगों को अच्छा लगाता हो। पर बच्चों कंपटीशन में स्पेशली जब आप वो एक या दो क्वेश्चन ढूंढोगे जो टफ़ होते हैं, या फिर आप अगर एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो जो भी अभी क्वेश्चंस करवाए हैं उनका कॉन्सेप्ट काफ़ी यूज़ होता है। इवन अभी 2020 JEE एडवांस में जो है रेजिस्टेंस के ऊपर एक क्वेश्चन था, जिसमें जो है अभी जो क्वेश्चंस मैंने करा है उसका कॉन्सेप्ट यूज़ होता है, आप लोग चेक कर सकते हो, ठीक है। तो करंट थ्रू अ वायर डिपेंड्स ऑन टाइम एज दिस, फाइंड द चार्ज इन 6 सेकेंड्स। तो जो चार्ज होता है दैट इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी। हमें पता है कि हम ये फॉर्मूला तब यूज़ करते हैं जब करंट जो है वो वेरिएबल होता है, इन टर्म्स ऑफ टी होता है, तब कांस्टेंट होता है डायरेक्ट आई इंटू टी। 6 सेकेंड बोला तो लिमिट हो जाएंगे 0 to 6, तो ये हो जाएगा दिस इज़ 4 + 3t + 2t²
और इंटीग्रेशन करना बाकी है, लिमिट 0 to 6। ये हो जाएगा 4t प्लस 3t² 2 प्लस 2t³ 3। This is equal to 4 into 6 plus 3 into 6 का स्क्वायर बाई 2 प्लस 2 into 6 का क्यूब बाई 3। ज़ीरो रखेंगे तो सब कुछ ज़ीरो ही मिलने वाला है, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा दिस इज़ इक्वल टू, दिस इज़ 24 प्लस 18 3 कितना होता है 54 प्लस 6 का क्यूब दैट इज 216, 2 into 216 अपॉन 3 और ये हो जाएगा 72 into 2 दैट इज 144, ठीक है। इतना रेजिस्टेंस है बच्चों। ओके अब इसको ऐड भी कर देते हैं, तुम लोग इतना फोर्स कर रहे हो तो 4 और 4 और 8 और 2 कैरी 1, 8 और 4 2 2, सही बताओ। चलो एक बार आप भी कंफर्म कर लेना कि ये रेजिस्टेंस की वैल्यू सही है नहीं है, और सही है तो खुश हो जाना, ठीक है। अब ये तो इजी क्वेश्चंस हमने कर लिए, ठीक है। अब हम लोग फिर से थोड़ा देखते हैं कि अगर कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा मिल सके हमें। 2 क्वेश्चन हमने इजी इसलिए लिए ताकि आप लोग जो है एनर्जी बरकरार रहे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है थोड़ा बेटर है, और क्वेश्चन कहता है कि a part of circuit is shown, you have to find the power dissipated in 5 ohm resistance, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन C एंड B, और बैटरी इज चार्ज। कौन सी बैटरी चार्ज हो रही है वो हमें बताना है। तो देखो डायग्राम में ये 4 एम्पियर इधर बाहर जा रहा है, 2 इधर बाहर जा रहा है, तो बट ऑब्वियसली यहाँ से 6 आएगा। तो मैं पहले तो इसको बना देता हूँ, दिस इज 6 एम्पियर इन दिस डायरेक्शन। फिर 5 इधर जा रहा है, 6 इधर जा रहा है, मतलब यहाँ से आएगा 11, तो यहाँ से 11 एम्पियर आएगा, ठीक है। तभी 6 इधर और 5 इधर जाएगा। तो बोला है कि पावर डिसिपेटेड, तो सबसे पहले पावर जो डिसिपेट होगा 5 ओम रेजिस्टेंस का क्रॉस दैट इज I²R, करंट है 11 एम्पियर, रेजिस्टेंस है 5 ओम, तो 11 का स्क्वायर दैट इज 121 into 5 is 605 वाट, ठीक है। B, द पोटेंशियल डिफरेंस VC माइनस VB, तो हम लोग VC से स्टार्ट करते हैं B तक पहुंचते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग काफ़ी बार कर चुके हैं, मेरे ख्याल से प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। सबसे पहले VC से स्टार्ट करते हैं, VC लिख दो। करंट सामने से आ रहा है, आप देख सकते हो 5 एम्पियर करंट सामने से, हम ऐसे जाएंगे, करंट ऐसे आ रहा है तो पॉजिटिव, दिस इज +5 into 1। बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल बाद में आ रहा है, जो टर्मिनल बाद में आता है उसकी साइन लिखो, +12। ये करंट साथ में चल रहा है तो नेगेटिव 6 into 2, बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल बाद में आ रहा है तो -3। ये करंट साथ में चल रहा है हमारे, तो हो जाएगा -2 into 4। बी पॉइंट आ जाए तो लिख दो VB, तो ये हो जाएगा देयरफॉर VC माइनस VB इज इक्वल टू, देखो ये है 12 और ये है 12, कैंसिल हो गया, 8 और 3 11, 11 में से 5 जाएगा तो कितना होता है 6, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया हमारा सेकंड आंसर। थर्ड क्वेश्चन क्या पूछा हम लोग देख लेते हैं अभी। चलो थर्ड क्वेश्चन पूछा है कि कौन सी बैटरी चार्ज हो रही है। तो देखो बच्चों, मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि जिसमें पॉजिटिव टर्मिनल में करंट एंटर हो रहा है वो बैटरी चार्ज हो रही है। तो इधर ये करंट 5 एम्पियर ऐसे जा रहा है, तो भाई साहब ये भी चार्ज हो रहा है और ये भी चार्ज हो रही है।
तो ये दोनों के दोनों बैटरी जो है वो चार्ज हो रही, बोथ द बैटरीज आर गेटिंग चार्ज्ड। ठीक है, अगर बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल में करंट एंटर करता है तो वो बैटरी चार्ज होती है बच्चों। ठीक है, तो थर्ड में हम लोग लिखेंगे बोथ बैटरीज आर गेटिंग चार्ज्ड। ओके, चलो सेल्स के ऊपर हमारे पास क्वेश्चन है। Twelve cells each having EMF E are connected in series and are kept in a closed box. हमारे पास 12 सेल्स एक बॉक्स में रखे हुए हैं। ठीक है, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले एक बॉक्स बना लेते हैं और उसमें 12 सेल्स रखे हुए हैं, तो उनका EMF होना चाहिए 12E। ठीक है, फिर बोला है कि सम ऑफ द सेल्स आर रॉन्गली कनेक्टेड। अच्छा, this battery is connected in series with an ideal ammeter and 2 cells of same EMF as 12 cells. The current is 3 when the cells and the battery aid each other, and the current is this when the cells and the battery oppose each other. How many cells are wrongly connected? तो बच्चों ध्यान देना, यहाँ पे मैं सबसे पहले लिखता हूँ कि let n cells आर रॉन्गली कनेक्टेड, है ना। 12 में से n सेल्स, लेट n सेल्स आउट ऑफ 12 आर रॉन्गली कनेक्टेड, तो नेट EMF कितना हो जाएगा? नेट EMF हो जाएगा 12 माइनस 2n इंटू ई। ये ऑलरेडी मैं आप लोगों को थ्योरी के लेक्चर्स में बता चुका हूँ, आप उसमें देख लेना। ठीक है, तो नेट EMF इतना हुआ। अब बोला है कि इसको हमने एक बॉक्स में रख दिया, फिर 2 सेल और हैं जिनका सेम EMF है और वो भी जो है बैटरी के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं बताया हुआ कुछ, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस जो भी होगा वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो देखो अब हम सर्किट बना रहे हैं और सर्किट में ऐसा है कि हमारे पास एक बॉक्स है और बॉक्स में जो टोटल EMF है दैट इज, टोटल लिख रहा हूँ यहाँ पे, वो है 12 माइनस 2n इंटू ई। ठीक है, ई डैश लिख देता हूँ, दिस इज ई डैश। अब बोला है कि इसको हमने कनेक्ट किया है विद एन एमीटर, तो हमारे पास यहाँ पे एक एमीटर है और फिर हमारे पास 2 सेल्स हैं जिनका भी EMF सेम है। तो 2 सेल्स जो है उनका EMF जो है वो कितना है, इस तरीके से है। दोनों का टोटल EMF डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं 2 टाइम्स E, और यहाँ पे हमारे पास है एक एमीटर। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि द करंट इज 3 व्हेन द बैटरी एड ईच अदर। एड ईच अदर मतलब एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, मतलब दोनों एक जैसे ही कनेक्टेड हैं। तो अगर ऐसा होता है कि भाई ये नेगेटिव पॉजिटिव और फिर यहाँ पे भी नेगेटिव पॉजिटिव, ऐसा है, चलो हम ऐसा कर देते हैं पहले कि अगर ऐसा होता है तो वो करंट जो फ्लो हो रहा है दैट इज़ 3 एम्पियर। ठीक है, इस तरीके से 3 एम्पियर। ठीक है, तो हम लिखेंगे नेट वोल्टेजेस, करंट है हमारा 3 एम्पियर और व्हेन बोथ एड ईच अदर लिख देता हूँ, तो लिखेंगे कि भाई करंट इज टोटल वोल्टेज। टोटल वोल्टेज कितना हो जाएगा? दोनों एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, मतलब ऐड हो जाएंगे दोनों, तो ये हो जाएगा ई डैश प्लस 2 टाइम्स ई इज द टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस को हम लोग सर्किट का जो भी रेजिस्टेंस है उसको हम लोग एक्स लिख सकते हैं, या आर लिखना चाहो तो आर लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है।
ठीक है, और करंट हमें दिया हुआ है दिस इज़ 3 एम्पियर। फिर हमें बोला है कि करंट 2 एम्पियर होता है जब वो एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं, ठीक है। तो करंट इज 2 एम्पियर व्हेन बोथ अपोज ईच अदर, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा विच इम्प्लाइज ई डैश माइनस 2e। अगर ये लोग को अपोज कर रहे हैं, एक दूसरे को उल्टा कनेक्ट कर रहे हैं, तो करंट जो है वो 2 एम्पियर आ जाता है। रेजिस्टेंस विल बी स्टिल आर। दोनों इक्वेशन को हम लोग जो है डिवाइड कर देते हैं। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। डिवाइडिंग 1 and 2, क्या मिलेगा? ई डैश प्लस 2 टाइम्स ई अपॉन ई डैश माइनस 2 टाइम्स ई इज 3/2। ई डैश की वैल्यू रख दो। ई डैश की वैल्यू है 12 माइनस 2n इंटू ई प्लस 2e अपॉन 12 माइनस 2n इंटू ई माइनस 2e इज 3/2। ई कॉमन निकल के कैंसिल हो जाएगा और फिर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कब करेंगे, थोड़ा रुक जाते हैं, पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 14 माइनस 2n अपॉन 10 माइनस 2n और सामने है 3/2। इसमें से और 2 निकाल के हम लोग काट देते हैं, तो ये हो जाएगा दिस इज 7 माइनस n अपॉन 5 माइनस n। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 15 माइनस 3n इज़ 14 माइनस 2n। तो हमें मिल जाएगा कि भाई 1 इज़ इक्वल टू n। तो हमने बहुत मेहनत करी और ये पता किया कि सिर्फ एक सेल रॉन्गली कनेक्टेड था। कोई बात नहीं, ठीक है, नाराज़ नहीं होना चाहिए, बस आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो ये जो है इंटीजर टाइप में भी आ सकता है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ इनफाइनाइट लैडर। तो इनफाइनाइट लैडर हम लोग अभी कर लेते हैं और इसके बाद हमारे पास देख सकते हो आप लोग सिमेट्री सर्किट्स के ढेर सारे क्वेश्चंस हैं, जिसमें से मैं एक बताऊंगा, बाकी आप लोगों को करना होगा। ये सब नेक्स्ट क्लास में होने वाला है। स्टार डेल्टा कन्वर्जन और फिर डेल्टा टू स्टार, स्टार टू डेल्टा, फिर उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन। कॉमन पोटेंशियल के 2 सर्किट्स हैं। इसमें से एक सर्किट या तो ये वाली थी जो मैंने होमवर्क दी थी कैपेसिटर में, वो मैं यहाँ पे सॉल्व करूँगा, दूसरी आपको करनी होगी, ठीक है। और भी कई सारी चीज़ें हैं जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी आज का हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो ये है कि भाई इनफाइनाइट सर्किट का किस तरीके से हम लोग रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे, ठीक है। तो बच्चों इनफाइनाइट का मैं ऑलरेडी कैपेसिटर जब पढ़ा था तब बता चुका हूँ, फिर से बता देता हूँ कि अगर आप अज्यूम करते हो कि लेट द रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज x, ठीक है। मान लो ए और बी के बीच में टोटल रेजिस्टेंस x है, तो यहाँ पे सी और डी के बीच में भी टोटल रेजिस्टेंस x होना चाहिए, क्योंकि इनफाइनाइट से अगर आप एक पोर्शन रिमूव करते हो तो कोई फ़र्क पड़ना नहीं चाहिए, है कि नहीं। इनफाइनाइट में से अगर एक टर्म जो है आप निकाल देते हो तो मेरे ख्याल से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये 2 पॉइंट के बीच में भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस x होना चाहिए। तो हमारी सर्किट जो है वो इस तरीके से हो जाएगी 3, 2 और यहाँ पे C और D के बीच में x, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, और ये जो पॉइंट है दिस पॉइंट इज़ A एंड दिस पॉइंट इज़ B, और यहाँ पे द इक्विवेलेंट इज़ अगेन x। तो 3 और 2 पैरेलल में कितना हो जाएगा? 2 और x पैरेलल में हो जाएगा 2x अपॉन 2 प्लस x। 3 सीरीज़ में, दिस पॉइंट इज़ A, दिस पॉइंट इज़ B। तो ये हो जाएगा देयरफॉर द टोटल रेजिस्टेंस विल बी 3 प्लस 2x अपॉन 2 प्लस x। हमें पता है कि टोटल रेजिस्टेंस कितना है x, तो हम लोग सामने x लिख देंगे। तो ये हो जाएगा, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 6 प्लस 3x प्लस 2x
और ये जो नीचे 2 + x आएगा उसको मैं इधर ले जाता हूँ, तो ये हो जाएगा x² + 2x। 2x कैंसिल हो गया, x² - 3x - 6 is 0, और आप डायरेक्ट क्वाड्रेटिक से x की वैल्यू निकाल लो। दिस इज -b ± √b² - 4ac होल डिवाइडेड बाई 2a। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा? दिस इज 3 ± 24 और 9 होता है 33 का √/2। रेजिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता, रेजिस्टेंस पॉजिटिव होगा। देयरफॉर आर इक्विवेलेंट ऑफ इनफाइनाइट सर्किट इज 3 + √33/2। ओके, तो ये हमारा जो है आंसर है लास्ट क्वेश्चन का। ठीक है बच्चों, तो होप आप लोगों को जो है सारे क्वेश्चन समझ में आए हो, और किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप लिख सकते हो कमेंट में। और अगर अच्छा लगा हो वीडियो, सारे क्वेश्चंस अच्छे लगे हो, तो आप जो है इसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।